हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CDS 2 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए स्प्रिंट सीरीज लॉन्च की गई है। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ CDS का पेपर 2 जो कि GS का पेपर होता है उसके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ CDS 1 2020 कि साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था बाय रदरफोर्ड फोर्ड ने, उससे क्या पता चला था। उससे हुआ ये था कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक बहुत पतली सी लेयर ली थी। उस पे अल्फा पार्टिकल्स He2 पॉजिटिव की बॉम्बार्डमेंट किया था। तो उससे इनको दो तीन चीजें पता चली। पहला कि इलेक्ट्रॉन एटम में मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी होती है। ठीक है। दूसरा, एटम में एक बहुत छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जिस वजह से हर 10,000 वाला फॉइल, मतलब जो हर 10,000 पार्टिकल था, वो एकदम 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। और कुछ कुछ जो आपके पार्टिकल्स थे, जो उन्होंने पीछे स्क्रीन लगाई थी, उसमें पता चल रहा था कि कुछ कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो रहे थे। तो और 1 आउट ऑफ 10,000 या 12,000 पार्टिकल वापस हुए थे। तो एक बहुत छोटा सा बीच में एकदम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। उन्हें ये पता चला था कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जिस वजह से आपका 1 आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल 180 डिग्री का रिफ्लेक्ट बैक मार रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर्स ऑफ आइसोबार। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स वो होते हैं जिनका सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो भी देख लो। मास नंबर, एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है। तो हमेशा जो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, हमेशा आपका एटॉमिक नंबर नीचे होगा और मास नंबर आपका हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, मास नंबर हमेशा ऊपर की साइड लिखा जाता है। तो इन सब में देखें कि सेम मास नंबर किसका है, मतलब ऊपर सेम कौन सा वाला ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी, 40-40। इसका मास नंबर सेम है। आर आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40, इसका मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हेंस दीज आर द पेयर्स ऑफ आइसोबार्स। आपको समझ आया? चलिए आगे अगले क्वेश्चन में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि फीजिबल नहीं। देखिए, किसी इन सबको देख के आपको एक चीज पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है ना, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं।
ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जबकि आपका एक जो रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो, ऑप्शन ए देखो सबसे पहले, Fe+CuSO4, इसमें FeSO4। अब ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब Fe आपका ज्यादा रिएक्टिव हो एज कंपेयर टू कॉपर। आपका Fe कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हो। अभी आपको पता कैसे चलेगा? या आपको पता चलेगा आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से। देखो, Fe यहाँ है और कॉपर का है, कॉपर यहाँ है, तो Fe ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया। वैसे ही Zn में देखो, जिंक कहाँ है? जिंक यहाँ पे, और कॉपर, कॉपर यहाँ पे, तभी इसने इसको रिप्लेस कर पाया। मैग्नीशियम और प्लस यूएसओ4 में देखो, मैग्नीशियम कहाँ पे? मैग्नीशियम आपका यहाँ पे और कॉपर यहाँ पे, तभी मैग्नीशियम आपके कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर पाया। बट आप ऑप्शन सी में देखो, आपका कॉपर कहाँ पे है? ठीक है, आपका कॉपर कहाँ पे है और पीबी कहाँ पे? पीबी आपका यहाँ है और कॉपर आपका यहाँ है। इसमें क्या लिखा है कि आपके कॉपर ने पीबी को रिप्लेस कर दिया। कॉपर पीबी को रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब कॉपर को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। इसका मतलब कॉपर को आपको ऊपर आना चाहिए था। बट यहाँ पे देखो, कॉपर नीचे है पीबी से, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि कॉपर आपका लीस्ट कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू पीबी। पीबी आपका क्या है? पीबी आपका ज्यादा रिएक्टिव है इस कंडीशन में, तो कॉपर आपके पीबी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आपको समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A solution having pH equal to 0 is known as, देखो, एक pH स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं, ठीक है, बीच में एक 7 होता है। ये पीएच स्केल आपका एसिडिटी और बेसिसिटी, किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है वो डिटरमाइन करता है। जो इस साइड होते हैं, 7 के इस साइड होते हैं, दोज आर एसिडिक कंपाउंड्स, ठीक है, और जो 7 के इस साइड होते हैं, दे आर बेसिक, ठीक है। अब जो जीरो है, पूछा है कि पीएच में स्केल में जो जीरो पे आएगा वो कैसा पार्टिकल, कैसा होगा सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन आपका हाईली हाईली एसिडिक होगा, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक? अब ह्यूमन के स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? वेरी सिंपल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? यही तो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैच द फॉलोइंग: बोरिक एसिड, एंटीसेप्टिक; सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। देखो, आपका जो बोरिक एसिड है ये आपका एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। मतलब आपका, आप लोगों को कभी अगर आई की इन्फेक्शन हुई हो या फिर आपने देखा हो अपनी नियर एंड डियर में किसी को, तो डॉक्टर जनरली आपका बोरिक एसिड देते हैं और कहते हैं कि इसके सॉल्यूशन से आप अपने आईज को साफ करना या आइस को इसी से साफ करना। तो बोरिक एसिड आपका एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है। तो अगर ऑप्शन ए का हो गया वन, ए का हो गया वन, तो ये और ये कट गए। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एज एन एंटासिड यूज होता है। मतलब कि जब भी आपके स्टमक में एसिडिटी होती है आपको, जब आपका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपके स्टमक में, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो हम एंटासिड खाते हैं। एंटासिड क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर एंटासिड। ये बेसिक कंपाउंड होते हैं, जब हम इन्हें खाते हैं तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया? थ्री। तो थ्री किस में है? इसमें, है ना? तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए। वैसे सिट्रिक एसिड आपका एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है, एंड एसिटिक एसिड आपके पिकल में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
The property of sound wave, the property of sound wave that determines this wave, the property of sound waves that determines the pitch of the sound is its, देखो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है साउंड वेव की जो कि साउंड की पिच को डिटरमाइन करती है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो साउंड के पिच को डिटरमाइन करती है? कोई गेस? सोचो। देखो मैं तो आपको आंसर दे ही दूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप भी एक बार कुछ सोचें या समझें। तो इसका आंसर है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है इट डिटरमाइंस पिच ऑफ द साउंड। अब पिच क्या होता है सबसे पहले ये जानना चाहिए आपको। पिच जो होता है, पिच सिग्निफाइज, पिच signifies how how brain interprets the frequency, how brain interprets the frequency of an emitted sound। आपका ब्रेन किसी भी साउंड को किस तरीके से एमिट कर इंटरप्रेट करता है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, उससे हम पिच कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं। देखो हायर फ्रीक्वेंसी, इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। हायर फ्रीक्वेंसी, हायर पिच, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज? एक्स रेज की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है? तो सबसे पहले ये जान लो एक्स रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्स रेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ छोटी होती है। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रैवल कर लेते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे डोंट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो अब चलते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ना, ये तो हो नहीं सकता। तो आपका इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें से एक्स रेज की क्या प्रॉपर्टी नहीं है? प्रॉपर्टी क्या नहीं है? ऑप्शन ए, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जबकि हमने क्या पढ़ा एक्स रेज की प्रॉपर्टी में कि दे डोंट गेट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर? देखो जो आपका प्लेन मिरर होता है, इट फॉर्म्स लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड। देखो लेटरली इन्वर्शन का मतलब क्या होता है कि आप जो अपना, अगर आप कभी आपने मिरर में खड़े होकर देखा होगा कि आप अपना राइट हैंड उठाओगे, आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में आपका लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा, मतलब उल्टा, एकदम उल्टा होगा। ठीक है, उससे हम लेटरल इन्वर्शन कहते हैं। दूसरा, इट प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। कभी आपने देखा है कि इमेज मिरर में आपकी इमेज, आप सीधा खड़े हो आपकी इमेज उल्टी बनी हुई है? नहीं ना, सीधी ही बनी होती है। तो दे प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। इसकी और क्या प्रॉपर्टी होती है कि डिस्टेंस
ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इमेज फ्रॉम मिरर। आप जितना भी आप जितना वो मिरर के दूर खड़े रहोगे तो आपकी इमेज भी मिरर से उतनी दूर बनेगी, और साइज भी इसमें सेम होता है। अब चल रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस वर्ड को याद रखें, नॉट ट्रू अबाउट इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। इसमें क्या कह रहा है कि रियल इमेज फॉर्म करता है, बट हमने पढ़ा है कि वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ पेरिस्कोप टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट। देखो, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, और दूसरा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता भी दूंगा। बट पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। अब पेरिस्कोप क्या होता है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो पेरिस्कोप जो होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपके डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। ठीक है, अगर मान लो आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देखना है, आपकी आईज यहाँ पर है, ये आपके डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है, यहाँ पे एक वॉल है। तो आप इसको कैसे देख पाओगे? आप इसको देख पाओगे थ्रू द यूज ऑफ पेरिस्कोप। इसमें दो प्लेन मिरर का हम यूज करते हैं। ठीक है, दो प्लेन मिरर का हम यूज करते हैं। वो दोनों प्लेन मिरर आपस में पैरेलल होते हैं। सपोज करो कि ये इधर बना है। ठीक है, ये तो यहाँ से ये ऐसे आता है, ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे आता है। ये आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट वेट। हाँ, सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि पेरिस्कोप वो डिवाइस होता है कि वो हमें देखने में मदद करता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में नहीं है। इसमें जो दो प्लेन मिरर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of a then the speed of a light in medium of refractive index 3 by 2। देखो, हमने क्या पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना? यहाँ पे क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है 3/2। स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर कितना है? 3 into 10 to the power 8 meter per। स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम क्या है पता नहीं, सपोज करो एक्स है। अब थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स यहाँ आ जाएगा, 2 into 3 into 10 to the power 8 meter per second डिवाइडेड बाई 3, है ना? ये आपका 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो एक्स की वैल्यू 2 into 10 to the power 8 meter per second। सो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? अच्छा, अब मैं आपको वेवलेंथ का वो चार्ट लिख के देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, किसकी कम। तो देखो, गामा, एक्स, यू वी, इंफ्रा इंफ्रारेड, माइक्रो माइक्रोवेव से ये, ठीक है, रेडियो। ठीक है,
ये ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीजेस। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट किसकी होगी, देखो इस चार्ट को देखो और फिर आंसर देख बताना। अल्ट्रावायलेट की होगी क्योंकि सबसे ऊपर यही आ रहा है, बाकी सब इसके नीचे आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग इज। आपका जो स्प्रिंग है उसका उसका यूनिट क्या होता है। उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। अच्छा, ये जो स्प्रिंग होता है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये हुक्स लॉ पर काम करता है। हुक्स लॉ, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ स्प्रिंग। फोर्स ऑफ स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। के क्या होता है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो समझ आया आपको कैसे हुआ सब कुछ। फोर्स का न्यूटन होता है, ठीक है। के हमें पता नहीं, एक्स डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। सो के क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय मीटर, दैट इज न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एपिडेमिक डिजीज। इनमें से कौन सा एपिडेमिक डिजीज नहीं है। तो आंसर है आपका एलिफेंटियासिस, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया। दे ऑल आर एपिडेमिक डिजीज, दे ऑल आर एपिडेमिक डिजीज। डब्ल्यूएचओ ने इन सबको किसी ना किसी पॉइंट पे, वर्ल्ड के किसी ना किसी जगह पे एपिडेमिक घोषित किया। बट एलिफेंटियासिस इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज, ठीक है। अब एलिफेंटियासिस फैलता किससे है, होता किससे है। तो देखो ये पैरासाइटिक डिजीज है, इसको हिंदी में कहते हैं हाथी पांव, ठीक है। इसमें आपका जो हाथ या पैर होता है वो बहुत बहुत ज्यादा फूल जाता है, ठीक है। ये पैरासाइटिक वॉर्म्स की वजह से होते हैं। ओके, और क्या क्या, दे आर ऑल्सो नोन एज लिम्फेटिक फिलरिस, फिलेरियासिस, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड, काफी हाई लेवल क्वेश्चंस में से आते हैं। वैसे इसका आंसर होगा कि इनमें से किसका थ्री चेम्बर्ड हार्ट है, तो सैलेमेंडर। ये एक एम्फीबियन, ये एम्फीबिया ग्रुप में आता है, एम्फीबिया ग्रुप में आता है। इसका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। वहीं आपका स्कॉलियंडर, ये जो है ये पाइसेस में आता है, मछली। इसका टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। पिजन, पिजन का भी आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ह्यूमन का तो हमें पता ही है फोर चैम्बर्ड होता है, चैम्बर्ड होता है। तो इस वजह से आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मैन। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है
और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स का। तो देखो, प्लांट में सबसे पहले पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन दो टाइप का, या तो सेल्फ हो सकता है या क्रॉस। अब पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है कि प्लांट के जो फीमेल गैमेट है उसमें मेल पॉलन ग्रेन्स आके आते हैं, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के बाद अगला स्टेप क्या होता है? तो जो फीमेल गैमेट आपका प्लांट में आया है वो फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अंडर दिस मेल गैमेट and female gamete, they fuse together, ये आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूजन करते हैं। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जो फ्यूजन होता है उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो डेवलप होके फ्रूट्स और सीड्स में तब्दील होता है, फिर सीडलिंग होती है आपकी। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, जब जाइगोट में रैपिड सेल डिवीजन होता है, देन एम्ब्रियो फॉर्म्स। आफ्टर रैपिड सेल डिवीजन, देन एम्ब्रियो फॉर्म्स। ओके, आगे देखते हैं। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky. This is due to presence of carbon dioxide. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इट हैज द प्रॉपर्टी टू टर्न लाइम वाटर मिल्की। इसकी प्रॉपर्टी होती है दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेसिंग? इसमें से किसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं? तो ऑप्शन क्या होगा आपको? ऑप्शन बी, एटीपी। एटीपी मतलब एडिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दे आर नोन एज एनर्जी करेंसी। एटीपी, दे आर नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये आपका एटीपी फॉर्म कहाँ होता है? इट फॉर्म्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, which is known as पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले इनमें से कौन सा एंजाइम मिक्स होता है? तो देखो, सबसे पहले आपका अमाइलेज। अमाइलेज, AMY लेज, या सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आपके स्टार्च को जो कि आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ या बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू CO2 और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला अमाइलेज। उसके बाद जब फूड आपका थ्रू जब आपका फूड फूड पाइप से थ्रू वाया वाया
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करके स्टमक में पहुंचता है, तब स्टमक में आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। स्टमक के पास अपना होता है पेप्सिन, ठीक है, और पेनक्रियास से स्टमक के पास अपना होता है पेप्सिन, और पेनक्रियास से ट्रिप्सिन आता है। तो दे बोथ डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी दांडी मार्च, a great event in Indian freedom struggle is associated with। देखो दांडी मार्च क्यों हुआ था? दांडी मार्च हुआ था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट बाय इंडियंस, जो कि ब्रिटिशर्स सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगाते थे, उस टैक्स के अगेंस्ट में दांडी मार्च हुआ था। तो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूलेज याद ही होने पड़ेंगे, तभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होगा। देखो, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा NaSCO3। स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ए का आपका आ गया 4, ए का 4 मतलब सी, और डी कट गए। फिर बी का 1, बी का 1, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ये वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब तक आपको आपको फॉर्मूलेज याद हैं, अगर याद नहीं है तो नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रिस्टल। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे थ्रू कॉपर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस क्रिस्टल? तो देखो, कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसे ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। तो CuSO4.5H2O मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो आंसर सी। आगे देखते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। देखो, जो आपका सिल्वर है, जब उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो एयर में H2S होता है, ठीक है। ये एच सल्फर होता है, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स Ag2S, ठीक है। ये Ag2S का, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड भी कहते हैं, ये इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एंड इट बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो आंसर क्या होगा आपका? सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर एंड फॉर्म्स अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखते हैं। If X is the temperature of a system in Kelvin and Y is the temperature of a system in Celsius, then the correct relation between them is। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। जो आपका केल्विन सिस्टम होता है, ठीक है, इट इज, ये इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैं आपको इसका तीनों के आपस में कन्वर्जन के फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी कोई डाउट हो ना। सेल्सियस से सेल्सियस से टू केल्विन में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो कितना होगा? C+273, ठीक है। सेकेंड, अगर हमें सेल्सियस से टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो
फॉर्मूला क्या होगा, 9/5c प्लस 32। और अगर हमें फ़ारेनहाइट से आई टू केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो ऑप्शन क्या होगा, k इज इक्वल्स टू F-32 इंटू 5/9 प्लस 273। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ, देखो रेजिस्टिविटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये जो रो होता है, एल आपको पता है लेंथ, ए एरिया, ये रो जो है आपका इट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, एरिया क्या होता है, जैसे यहाँ पे सारे यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो हम सेंटीमीटर में यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होगा फिर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ओम सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, ओम सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऐसे कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसका यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वो वेव्स हैं जिनका यूज आपका फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो ऑफ बॉडी। देखो इस इमेज में देखो, सबसे पहले क्या आता है, किडनी, देन यूरेटर, के बाद ब्लैडर, लास्ट में यूरेथ्रा। तो ऑप्शन क्या होगा, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये हो नहीं सकता, ऑप्शन सी कर दिया। ऑप्शन ए देखते हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। सो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। समझ आया आपको, इस इमेज में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, किडनी, देन यूरेटर, फिर ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फॉर्म्ड इन पेयर इन ह्यूमंस। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा ग्लैंड पेयर में फॉर्म नहीं होता है इन ह्यूमंस में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो कि आपके पेयर में फॉर्म नहीं होता, ये सिंगल होता है। बाकी टेस्टिस, ओवरी और एड्रिनल नल, ये सब आपके पेयर्स में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, यही था आज के लिए। आप रिवाइज करते रहिए, स्टडी फंडा को देखते रहिए, मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू, गुड बाय।